जी, एटलस क्वेश्चन है, हमारी रिवीजन के पास पेपर है। हमारा ईयर एंड क्या है भाई? रिक्वायरमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी स्टेटमेंट ऑफ एसओपी बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 20 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमने पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ा, नोट्स देखे, नोट 1 2 3 4 4 नोट्स हैं। नोट 1 अभी हमने तो आज IS2 पढ़ा है। IS2 में हमने पढ़ा हुआ है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये नोट 1 सेल ऑन रिटर्न बेसिस का लग रहा है आपको? जी 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 सर। क्या कहता है कि भाई रेवेन्यू में शामिल है 10 मिलियन की इन्वेंट्री जो आपने जेपैक्ट को सेल की थी 1 अक्टूबर को। ओके, मेरा ईयर एंड क्या है सर? 31 मार्च 2003। स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2002 मैंने कब सेल की? 1 अक्टूबर अक्टूबर 2002। ठीक है, इस डेट को मैंने काम किया। ये कितने साल तक रिटर्न बेसिस है? रीपर्चेज का ऑप्शन है ना कि मैं उससे वापस खरीद सकता हूँ। तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस, जिसका नाम सेल ऑन रिटर्न बेसिस नहीं है, क्या नाम है? इन सब्सटेंस लोन। इसके 4 एडजस्टमेंट होती हैं। पहली एडजस्टमेंट रेवेन्यू से कितना माइनस होता है, कितना 10,000 हाँ मतलब 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब मैं तो 3 जीरो पे ही काम करता हूँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ सेल्स से कितना माइनस होगा सर 7 मिलियन 7,000। 7,000। वेरी गुड। लोन में कितना रिकॉर्ड होगा? सर उसमें होगा 10 मिलियन प्लस वो अपना इंटरेस्ट 10% पर मंथ। लायबिलिटी है साइन नॉन नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि कितने साल की कहानी है? 3 साल की कहानी है। और इन्होंने क्या लिखा है कि जब तक ये पैसा आपके पास रहेगा, और सॉरी चौथा क्या था हमारा? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने बढ़ानी होती है। कितने से क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे? 7। ये 4 ट्रीटमेंट तो हो गए। फाइनेंस कॉस्ट, हमें पैसा मिला है कितना? $10,000। 30 हाइट पे बात हो रही है। और जिसने हमें ये पैसा दिया है कहा है कि जब तक रीपर्चेज का ऑप्शन बाकी है हम आपसे 10% इस पे चार्ज करेंगे। तो सूद हराम या इंटरेस्ट इज 10% ऑफ द अमाउंट, यानी 10,000 का 10%। मुझे बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन पूरा साल अक्रू थी? क्या ये अमाउंट मेरे पास पूरा साल थी? तो आपका जवाब होगा सर अक्टूबर में ये सेल हुई है, तो अक्टूबर से मार्च तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना कि पूरे साल का। यू हैव टू पे इंटरेस्ट ओनली फॉर 6 months till March 500 6 months. So the interest is 500. Any questions? तो एंट्री क्या होगी? फाइनेंस कॉस्ट एक एक्सपेंस है। कहाँ पे जाता है एक्सपेंस? सोसी में। और ये इंटरेस्ट पेएबल भी तो है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया और दूसरी तरफ से ये एक करंट लायबिलिटी आ गई। करंट लायबिलिटी कहाँ पे जाएगी? एसएफपी। एक तरफ से एक्सपेंस, एंट्री क्या हुई? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। एनी क्वेश्चंस, एनी सवाल? सर ये नंबर 3 से थोड़ा रिकैप करें जल्दी से। देखो जी सर, नंबर 3 जैसे हुई कितना पैसा मिला आपको? 10,000। 10,000 मिला ना। ये 10,000 आपको किसी ने एहसान किया आप पे? आप पे कोई पैसा देगा? जिसने आपको ये बोला ये ਤੁਹਾਡਾ हो गया रख लो? नहीं, वो कोई जागीरदार वडेरा तो है नहीं वो आपसे खुश हुआ और बोला पापा ये 10,000 या 10 मिलियन आपका, ऐसा तो नहीं है। 3 साल उसने माल रखा है अपने पास। तो ये 10,000 आपको जो मिला है ये आप पे कर्ज है। यू हैव टू पे हिम बैक, राइट और रॉन्ग? जी तो ये 10,000 लायबिलिटी में डाल दिया मैंने। और ये सेल नहीं है, एज पर IAS ये सेल नहीं है। हमने इसको सेल रिकॉर्ड किया था, मतलब हमने अपनी इन्वेंट्री से आउट कर दिया होगा, तो मैं इसको अपनी इन्वेंट्री में इन कर लूंगा, अपनी इन्वेंट्री में वापसी ले लूंगा। और कहने वाले ने क्वेश्चन में कहा है
कि भाई जब तक ये पैसा आपके पास रहेगा 10%, सॉरी जब तक ये रीपर्चेज ऑप्शन बाकी रहेगा 10% आपको जो है वो क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने देखा 10% ऑफ 10,000 इज 1,000 फॉर द ईयर, लेकिन मेरी ट्रांजैक्शन पूरा साल अक्रू नहीं रही। ये लाइबिलिटी, ये पैसा मेरे पास पूरा साल के लिए नहीं था, सिर्फ 6 महीने के लिए था। तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट विच इज 500 उसको देना होगा, विच इज अ पेएबल। एनी सवाल? सर ये लोन जो है 10,000 की जो लायबिलिटी है उसमें ऐड करेंगे हम फाइनेंस कॉस्ट? अब ये बैलेंस शीट में जी हम लोन में ऐड कर लें या अलग से दिखा दें, हमारी मर्जी होती है। सही। नोट कर लें। जी करें। जी सर। ये मुस्तफा हो गया? बस सर ये जी सर। ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये हमें याद रखनी है जब हम बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, देन वी हैव टू कंसीडर दैम। नोट 2 नॉन करंट एसेट IAS 16 का हो सकता है और साथ में कोई भी नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट IAS यहाँ पूछा जा सकता है। नोट 3 और नोट 4 जूम में यह प्रॉब्लम आ गया है कि एक स्टूडेंट हो या एक से ज्यादा 40 मिनट्स की ही मीटिंग होती है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम नोट 3 और 4 सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 7 मिनट्स इस मीटिंग में बाकी है। फिर हम नेक्स्ट रिजॉइन करके नोट नंबर 2 को, जो कि बड़ा नोट है, उसको सॉल्व करेंगे। डन? सही। नोट नंबर 3 पढ़िएगा, शाबाश। जी सर। क्या कहता है कहने वाला? होते ही खत्म हो गया। क्या? नोट नंबर 3 तो शुरू होते ही खत्म हो गया। बस है क्या? ये कि सर प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्टर बोनसेस इक्वल टू 1% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द ईयर। है या आपको रिक्वायर्ड है, यानी आपको क्या करना है, एक्सपेंस और लायबिलिटी पेएबल, डायरेक्टर का बोनस आपने अक्रू करना है, यानी उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। दे तो नहीं रहे ना, लिखा हुआ तो नहीं है ना इस पेड, पे तो नहीं हुआ। नहीं तो एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस जाता है सॉपी में और पेबल जाता है लायबिलिटी SFP में। लेकिन कितना? 1% ऑफ रेवेन्यू। व्हाट इज माय रेवेन्यू? चेक 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 चेक। रेवेन्यू सर ये 10,000 था ना, या इधर देखना रेवेन्यू 411,500। रेवेन्यू डेबिट साइड पे हो सकता है। नहीं
सॉरी 550। नहीं नहीं सर, ये 555000। एक बात फाइव माइनस करें 10,000। एक बात दसो, 5,50,000 का रेवेन्यू ट्रायल बैलेंस में है, क्या हमने कोई होशियारी की है? हमने क्या कहा है कि रेवेन्यू में कुछ गलत है? तो यस, बिल्कुल हमने सर। कहा है रेवेन्यू में 10,000 गलत रिकॉर्ड है और हमने नोट 1 सॉल्व कर दिया है, जिसके हिसाब से रेवेन्यू अब ये इन सब्सटेंस लोन था, इन सब्सटेंस लोन रेवेन्यू नहीं होता तो डायरेक्टर को उस 10,000 पे कमीशन नहीं मिलेगा, डायरेक्टर को कमीशन रेवेन्यू पे मिलेगा। इन सब्सटेंस लोन यानी एक्सपायरी डेट के साथ माल पीरियड के साथ माल बेचना, रीपर्चेज ऑप्शन के साथ माल बेचना, ये रेवेन्यू होता ही नहीं है। तो जब वो रेवेन्यू ही नहीं है तो उस पे कमीशन नहीं देंगे, यानी रेवेन्यू इज 5,40,000। 5,40,000 का 1% विल बी द बोनस टू 400। एक्सपेंस डेबिट सीवीओ और पेबल क्रेडिट हो गया। कोई सवाल नो। मिस्टर मुस्तफा? नहीं सर। लास्ट नोट नहीं है ये, हमने नॉन करंट एसेट का नोट अभी छोड़ा हुआ है। नोट 4 पढ़ेंगे, शाबाश। करंट ईयर जी सर। एक्साइज 12 फॉर्मेट क्या था? करंट ईयर टैक्स का एस्टिमेट। करंट ईयर टैक्स का एस्टिमेट लेते हैं और क्वेश्चन में ओवर या अंडर होता है। अंडर ओवर होता है जी। करंट ईयर का एस्टिमेट है 27,200, ये गिवन है नोट के अंदर, ठीक है। एटलेस एस्टिमेट दैट एनी जी। प्रोविजन फॉर द ईयर रिक्वायर्ड दिस दैट खत्म। फिर डेफर्ड टैक्स है, फिर इसके बाद उसने कहा है कि अंडर ओवर भी कहीं ना कहीं है। ऊपर देखते हैं अंडर है कि ओवर है, ढूंढो। अंडर है सर। ये किस साइड पे नजर आ रहा है साइन? सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन दे। जी मिस्टर मुस्तफा, ये अंडर है कि ओवर है? सर जी 1200। सर। सर एक मिनट, ये मुझे कॉल आ गई है घर से, मैं इधर ही थोड़ा। हेलो। ओवर एस्टिमेट कितना है? ओवर 1200 ओवर प्रोविजन ओवर प्रोविजन माइनस करेंगे। क्या आंसर आएगा? हेलो सर। 26,000। कितना? 26,000। जी। देखो, करंट ईयर एस्टिमेट था 27,200, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है क्रेडिट साइड के ऊपर। क्रेडिट साइड पे जो होता है वो अंडर होता है कि ओवर होता है? क्रेडिट साइड पे सर ओवर होता है। तो ओवर को माइनस कर दिया, 27,200 का एस्टिमेट है, 1,200 माइनस कर दिए तो 100 का एक्सपेंस आ गया। और हमें ये पता है कि जो एस्टिमेट होता है ये एसएफपी में ये क्या एसएफपी होता है। ये और हमने ये सर दोबारा बता दें तो मजा आ जाए। ये हमने कर दिया। और इस क्वेश्चन में डेफर्ड टैक्स भी होगा, ऑब्वियसली डेफर्ड टैक्स भी होगा, डीटीएल भी होगी। हमें पता है बीडी और सीडी को कंपेयर करते हैं, आंसर आता है बीडी। तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, बीडी निकालना नहीं होता। कितना बीडी है देखो? 6200। 6200। बीडी गिवन है। सीडी निकाला था हमने बड़ी मुश्किलों से, सही है। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है बाबा, फिर रिवैल्यूएशन होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, अरे पता नहीं क्या क्या। एक छोटी सी लाइन, इसमें दिया हुआ है पहले से। ये लाइन पढ़ो जरा जो मैंने हाईलाइट की। क्या लिखा हुआ है? नो डेफर्ड टैक्स ऑन द Revaluation इस क्वेश्चन में है, लेकिन डेफर्ड टैक्स को हिट नहीं करेगी, जान छुटी, टेंशन खलास। और इसने कह दिया है कि आपको लायबिलिटी कितनी लानी है? 9400। कैंडल जैसा सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? कैंडल में यही था, जी। 5,800 बीडी था और 6,000 सीडी हो गया था। यहाँ पे भी तो यही है, 6,200 बीडी है और सीडी 9,400 है। इंक्रीज इन डीटीएल कितने से आएगा साइन? 2800। 2800 जो आएगा वो इंक्रीज इन डीटीएल होगा, मतलब एसओसीआई में एक्सपेंस होगा। और जो बैलेंस शीट है उसमें कितनी लायबिलिटी नजर आएगी डीटीएल की? नॉन करंट लायबिलिटी 9400। 9400। बेहतरीन। ये हमने इस क्वेश्चन के तकरीबन एक नोट को छोड़ के सारे नोट्स जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। और ये 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगी
फिर रीजॉइन करेंगे और नोट नंबर 2 सॉल्व करेंगे जब तक आप ये कॉपी कीजिएगा। एनी जी क्वेश्चंस, एनी चीज समझ नहीं आई हो अभी तक? नहीं सब कह रहे। मुस्तफा सर ये टैक्स का थोड़ा बताना पड़ेगा, मुझे कॉल आ गई थी। देखो, करंट ईयर एस्टीमेट से तो मुझे आता है लेकिन बस ये बता दें। 27,200 करंट ईयर है, ये लायबिलिटी बन गया करंट लायबिलिटी, ओवर प्रोविजन बिल्कुल। एडजस्ट हो गया तो हमारे पास। अब देखें एटलस का नोट नंबर 2 जिसका इंतजार था उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। नोट 2 नॉन करंट एसेट का है, नोट मैंने आपको कहा है पढ़ने का। लैंड एंड बिल्डिंग भी है, प्लांट भी है, तो पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 60,000 का लैंड एंड बिल्डिंग टोटल, कहता है 10 मिलियन की लैंड है, तो बिल्डिंग कितने की हुई? लैंड 10 मिलियन की यानी 10,000, हम 30 हाइट पे काम करते हैं, तो बिल्डिंग हो गई 50,000 की। ये है कॉस्ट, लिखा हुआ है कॉस्ट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है बिल्डिंग का 20,000, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती हमें पता है। कैरिंग अमाउंट आ गई, अब कैरिंग अमाउंट आ गई, लैंड की 10,000, बिल्डिंग की 30,000, इन टोटल इट्स 40,000। अब आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो ये रीवैल्यूएशन, ये वाला नोट है लैंड एंड बिल्डिंग का, रीवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है, हमारे पास कैरिंग अमाउंट स्टार्ट की ही है, ट्रायल बैलेंस स्टार्ट पे ही बना हुआ है। अब रीवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो तो पहले रीवैल्यूएशन होती है और बाद में डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहले रिवैल्यूएशन होती है और बाद में होता है डेप्रिसिएशन। तो पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं या रिवैल्यूड अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। रिवैल्यूड अमाउंट क्वेश्चन में देखिए कितनी है, पढ़िए। या फेयर वैल्यू किसको हम बोलते हैं, मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं। कहता है लैंड 12 की हो गई, बिल्डिंग 35 की हो गई और रिमेनिंग लाइफ 14 है। चलो भाई, लैंड 12,000, बिल्डिंग 35,000, तो मिल मिला के 47,000। 10 की चीज 12 की हो जाए तो 2,000 का गेन, 30 की चीज 35 की हो जाए तो 5,000 का गेन। ओवरऑल मैं कहूंगा कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ गया मेरे पास 7,000 का, जो कि OCI में चला जाएगा। डन हो गया। कहाँ है क्वेश्चन में कि डेफर्ड टैक्स इग्नोर करो, एक्सिस डेप्रिसिएशन भी इग्नोर करो, तो ये OCI में सीधा सीधा 7,000 चला जाएगा। कोई डेफर्ड टैक्स की वर्किंग फॉर रिवैल्यूएशन नहीं होगी और ना ही कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन यानी रिवैल्यूएशन से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा। अब ये जो है रिवैल्यूएशन एट स्टार्ट है, तो हम क्या करें, स्टार्ट है तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास अब हो कितने की गई सर, ये हो गई है 47 की, ये हमारे पास 47,000 की हो चुकी है। लेकिन कब सर, ये है 1 अप्रैल 22 को। 02 कैरिंग अमाउंट चाहिए 31 मार्च 03, एक साल बाद की। तो क्या करेंगे, एक साल का क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, सिर्फ बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। तो 47 तो ओवरऑल है ना, तो हम 47 को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, वी विल टेक ओनली बिल्डिंग वैल्यू। बिल्डिंग कितने की हो गई है, बिल्डिंग सर हो गई है 35 की। रिमेनिंग लाइफ क्वेश्चन में कितनी है, 14 ईयर्स। तो 1 ईयर डेप्रिसिएशन, और ये 1 अप्रैल से 31 दिसंबर पूरा साल गुजरा है। पूरा साल गुजरा है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, कितना आएगा जरा देखिएगा, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, आपको वैल्यू भी नजर आ जाएगी। 2,500 आ रहा है और 44,500 ये SFP में मेरा प्लांट जाएगा। OCI भी आ गया और SFP भी आ गया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सॉकी के अंदर यानी इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, ये OCI और ये बैलेंस शीट में एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसी नोट में प्लांट है। हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कि
क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में जो प्लांट है वो इसने कहा है कि एक प्लांट जो है इसने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कर दिया मतलब काम रोक दिया, और एक्टिव मार्केट है, रीजनेबल प्राइस है। तो ये चीजें पढ़ के जहन में आता है क्या? जहन में आता है एसेट हेल्ड फॉर सेल, रीजनेबल प्राइसिंग, एक्टिव मार्केट, मैनेजमेंट ने नियत कर ली कि वी आर गोइंग टू सेल इट ऑफ। तो ये होता है हमारे पास क्या? ये होता है सर हमारे पास हेल्ड। हमें रूल पता है कि हेल्ड फॉर सेल हमेशा किस पे रिकॉर्ड होता है? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये हमने IFRS 5 में बड़ा डिटेल में पढ़ा है, और कंडीशंस भी हमें, मुझे उम्मीद करता हूँ कि याद हैं, और नोट्स तो डेफिनेटली आप सबके पास मौजूद हैं। अगर नहीं है तो ड्राइव का लिंक तो डेफिनेटली मैंने शेयर किया है, वहाँ से आप नोट्स पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो प्लांट है ऊपर, कितना है ट्रायल बैलेंस में? प्लांट की कॉस्ट है ये 94,500 और एक्यूमुलेट है 24,500। तो मेरे पास टोटल प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट है जो ऊपर 94,500 माइनस 24,500, तो इट्स 70,000, 70,030 हाइड है। अब इनमें से एक प्लांट जो है वो हेल्ड फॉर सेल हुआ है कि नहीं हुआ? देखो 1 अक्टूबर को हुआ है। प्लांट हेल्ड फॉर सेल, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि हेल्ड फॉर सेल नॉन करंट एसेट नहीं होता, वो करंट एसेट में मूव कर जाता है। तो ये कैरिंग अमाउंट्स हैं। ये क्या है? 70,000 कैरिंग अमाउंट है। तो कैरिंग अमाउंट से आपको कैरिंग अमाउंट ही हटानी पड़ेगी। नोट पैराग्राफ 1 अगर नोट 2 का पढ़ें तो लिखा हुआ है कॉस्ट 9,000, कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन 5,000 और मार्केट वैल्यू 4,200। तो मुझे तो अभी कैरिंग अमाउंट चाहिए, क्योंकि मैं अभी इसको हटा रहा हूँ कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय अदर एसेट्स, ये नॉन करंट एसेट का पार्ट नहीं है। तो 9,000 का ये हो चुका है, सॉरी 9,000 इसकी कॉस्ट थी। एक्यूमुलेट 5,000 का है, 4,000 का ये एसेट यहाँ से हट गया, 66,000 के एसेट बच गए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बताया है, देखिए यहाँ पे 20% हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड है। हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी अदर एसेट्स की डेप्रिसिएशन के बाद, जो कि चली जाएगी बैलेंस शीट में। हेल्ड फॉर सेल की वर्किंग भी हम करेंगे, डोंट वरी, उसको भी देखेंगे, छोड़ेंगे उसको भी नहीं, लेकिन वो अलग से वर्किंग होगी। ये था नॉर्मल काम। अब है हेल्ड फॉर सेल वाली वर्किंग। हेल्ड फॉर सेल मैंने अभी थोड़ा पहले भी आपको रिकैप करवाया कि जो हेल्ड फॉर सेल होता है वो होता है लोअर ऑफ द रिकॉर्ड। लोअर ऑफ क्या? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और उसकी फेयर वैल्यू। नोट अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो नोट में आपको फेयर वैल्यू गिवन है, यानी मार्केट वैल्यू गिवन है 4,200 की। अब 4,200 की मार्केट वैल्यू गिवन है, कैरिंग अमाउंट देख लेते हैं, 9,000 कॉस्ट, 5,000 इसकी डेप्रिसिएशन। लेकिन एक मसला है, ये जो आपको कैरिंग अमाउंट और डेप्रिसिएशन दिया है ये है 1 अप्रैल का। कब का है ये? 1 अप्रैल का। और डायरेक्टर्स ने हेल्ड फॉर सेल की नियत कब की है? When they decided to make it held for sale or terminate it from the normal operations, it's on 1 October. तो क्या मसला हो गया? मसला कुछ नहीं हुआ, मसला ये छोटा सा हो गया कि भाई आपका ये एसेट की कैरिंग अमाउंट जो है वो है 1 अप्रैल 02 की 9,000 माइनस 5,000 विच इज 4,000। ये है हेल्ड फॉर सेल की कैरिंग अमाउंट। हमें कैरिंग अमाउंट कब की चाहिए? जब डायरेक्टर्स ने नियत की है, यानी वी नीड कैरिंग अमाउंट एट 1 अक्टूबर 2002। अप्रैल की कैरिंग अमाउंट से अक्टूबर की कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये गिवन है पे 20%, और अप्रैल से अक्टूबर क्या ये पूरा साल है? सर अप्रैल से अक्टूबर पूरा साल कैसे हो सकता है? हम काउंट कर लेते हैं, अप्रैल से अक्टूबर सर ये होते हैं सिर्फ 6 months। So the depreciation for 6 months will be
400, तो कैरिंग अमाउंट एट 1 अक्टूबर आ गई 3600। IFRS 5 कहता है कि लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करो। 3600 कैरिंग अमाउंट है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन है 4200। लोअर ऑफ का मतलब ये SFP में इतने से ही जाएगा, 3600 से जाएगा, और इसका जो डेप्रिसिएशन है 400 का, ये सॉफ्टी के अंदर एज एन एक्सपेंस चला जाएगा। और यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन था और ये कैरिंग अमाउंट थी, हमें पता है, हमने पहले डिस्कस किया है, ये SFP के अंदर और ये सॉफ्टी में एक्सपेंस हो जाता है। बात समझने की है छोटी सी, हमने ड्यून किया था, हमने और क्वेश्चंस किए थे। इस क्वेश्चन में ये जो इम्पेयरमेंट होनी है कि नहीं होनी है, इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं है, मैं कहता हूँ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ है हेल्ड फॉर सेल में। क्यों? आपके एसेट कैरिंग अमाउंट पे था, कैरिंग अमाउंट कितनी थी सर? 3600, ये लिखी, कैरिंग अमाउंट वाज 3600, और हेल्ड फॉर सेल बना तो लोअर ऑफ भी क्या बनी? कैरिंग अमाउंट बनी। यानी 3600, 3600 पे एसेट आपके पास था और 3600 पे ही वो IFRS 5 के पास जा रहा है। इसका मतलब देयर इज नो इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट उस वक्त होती है जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम हो, जो हमने एक ड्यून वाले क्वेश्चन में या इससे पहले एक क्वेश्चन मॉर्टन किया था उसमें देखा था। कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, फेयर वैल्यू जो है वो कम थी, तो जो डिफरेंस है, यानी एसेट फॉर एग्जांपल 3600 की कैरिंग अमाउंट पे खड़ा हुआ है, अज्यूम करो फेयर वैल्यू 3000 हो गई है, कम हो गई है, तो 3600 की चीज 3600 की चीज को 3000 पे लेके आना है, मींस यू हैव टू इम्पेयर इट बाय 600। बट हियर इन दिस केस 3600 की थी, 3600 की ही IFRS 5 में लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड हो रही है, मींस देयर इज नो इम्पेयरमेंट। तो 3600 आपका एसेट आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, 400 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन सॉकी के अंदर चला जाएगा। असाइनमेंट है, इसका इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट खुद बनाना है, सारे नोट्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, बनाइए और मुझे जल्द अज जल्द व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।